नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अनूप अग्रवाल जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं उसकी जानकारी आपको दे दें। गैस सिलेंडर में महिलाओं को 500 रुपये सब्सिडी। खैरागढ़ बिलासपुर में प्रियंका ने चुनावी सभा में किए 8 वादे। ये पहली खबर है अखबार की। खैरागढ़ और बिलासपुर से मिलाकर उत्तर की हवाओं ने रुख बदला। रात का पारा 2 डिग्री तक बढ़ेगा, दिवाली तक गिरेगा पारा। रायपुर से खबर, पाकिस्तान में शादी रचाने वाली अंजू भारत लौटेगी। हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे चुनाव कर्मी। सुरक्षा में गरुड़ कमांडो की तैनाती। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से ग्राउंड रिपोर्ट। लोकतंत्र का उत्सव, एक अखबार ने इस हेडिंग से प्रमुखता से खबर छापी। जगदलपुर से, मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंसा। एनसीपी विधायक का घर जलाया, वाहन भी फूंके, संपत्ति को भारी नुकसान। मुंबई से खबर, 26 प्रत्याशियों में 7 की पत्नियां करोड़पति, 8 तो अपने पतियों से भी अमीर। बस्तर के चुनावी समर, वहां से जुड़ी हुई खबर। जगदलपुर से, 338 करोड़ का संदिग्ध लेन देन। सिसोदिया को जमानत नहीं, सुनवाई 6-8 महीने में पूरी करने का निर्देश। वैभव गहलोत से फेमा मामले में पूछताछ। ईडी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे राजस्थान के सीएम के पुत्र। कतर के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई से करेंगे हर संभव प्रयास, ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। मंगल पर फिर उड़ेगा भारतवंशी वैज्ञानिक का इंजेनिटी। 2 साल में हल्के फुल्के हेलीकॉप्टर से अब तक भरी 63 उड़ानें। ये वाशिंगटन से खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जापानी वैज्ञानिकों ने पहली बार विकसित कर दिए चूहों के भ्रूण। 2021 में चूहों के जमे हुए भ्रूण को रॉकेट से ISS भेजा था। गैस पर महिलाओं को 500 रुपये की सब्सिडी, 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त। प्रियंका, एक अखबार की इस हेडिंग से पहली खबर। अवसर बढ़े, स्टार्टअप्स में 18% CEO महिलाएं, पर कारपोरेट में 5%। बेटियों को स्टार्टअप में ज़्यादा मौके। नई दिल्ली से खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का चौथा मैच होगा रायपुर में। नागपुर का 1 दिसंबर का मैच शिफ्ट कर रहे। सिसोदिया को जमानत नहीं, CM केजरीवाल को ED ने भेजा सम्मन। इसके अलावा मराठा आरक्षण से जुड़ी खबर को, मराठा आरक्षण, 2 एनसीपी विधायकों के घर फूंके, 2 शिवसेना सांसदों के इस्तीफे। इस हेडिंग से प्रमुखता से महाराष्ट्र से खबर छापी गई है। जिन्हें कोरोना के साथ अन्य गंभीर मर्ज व व्यायाम सावधानी से करें। पोस्ट कोविड असर पर ICMR की रिपोर्ट। हेल्थी वेल्थ, लोगों को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का हक नहीं, केंद्र सरकार ने बात कही। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। फिर इंसानी चूक, रेड सिग्नल के बाद भी ड्राइवर ने दौड़ा दी थी ट्रेन। खड़ी ट्रेन को पीछे से मारी टक्कर। आंध्र में जो ट्रेन हादसा हुआ उससे जुड़ी खबर है। घाटी में लगातार तीसरे दिन टारगेट अटैक। यूपी के कामगार की मौत, आतंकी नागरिकों को निशाना बना रहे। ये श्रीनगर से खबर है। इजराइल से जुड़ी हुई खबर पर खूब चर्चा हो रही है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। कई दिन से लगातार हो गया, बात करते करते अब मन उबने लगा है और ये लगता है कि इजराइल जल्दी से जल्दी हमास को निपटाए और फिलिस्तीन में शांति लाए। हम बात करेंगे अपने प्रदेश की, अपने देश की। कश्मीर में इस घटना के बाद केरल में जो कुछ हुआ उस पर खूब चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है गृह युद्ध कराने की साजिश की जा रही है। अलग बहुत बड़ा शब्द होता है गृह युद्ध, ये छोटी मोटी बात पे गृह युद्ध नहीं कहा जाता, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह के हालात निर्मित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश, मोर्टार से दागे जा रहे हैं बॉर्डर पे, पाकिस्तानी रेंजरों की तरफ से, उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, वो सब हम रोज़ खबरें पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पे टारगेट किलिंग फिर से शुरू हो गई। 2 दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर को मार दिया गया जो उसी समाज के थे जिनकी रहनुमाई करने की बात आतंकवादी किया करते हैं। और कल उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को मार दिया गया। क्या कहा जाए इसको, ये क्या, उसे तो इस तरह की घटनाएं वहाँ होती रहती हैं। इससे इजराइल और हमास के विवाद से न जोड़ा जाए, लेकिन जब इस तरह की घटना कोई होती है और कोई बड़ी घटना हुई रहती है तो उसके साथ स्वाभाविक है मन जाता है कि कहीं पिद्दी के सुरबों को फिर से मौका तो नहीं मिल गया अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत करने का। अनु भाई, देखिए, आजकल जो समय चल रहा है वो ग्लोबल समय है जी। और आप ये सोच के कभी शांति से अपने घर में नहीं बैठ सकते कि हमास और इजराइल की जो लड़ाई है वो तो हमारे यहाँ तो हो नहीं रही है जी, वो तो हमसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो रही है जी। आप ये सोच के कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इससे हमें क्या लेना देना है, ये आप सोच के खुश हो नहीं सकते। समय के हिसाब से दुनिया छोटी होती जा रही है कहीं ना कहीं जी। जो कुछ दुनिया में किसी भी हिस्से में होती है घटना, उसका प्रभाव
किसी न किसी रूप में, किंचित रूप में पड़ता हो, लेकिन हमारे पड़ता ऊपर है। भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, पहले जानकारी का अभाव होता था। जी साउथ में आज भी आप देखते होंगे, क्योंकि सारे जो हमारे मेन चैनल हैं हिंदी के, उनके ऑफिस दिल्ली और नोएडा के आसपास है। तो दिल्ली, मेरठ, यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, इस तरफ की न्यूज़ आपको अक्सर छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं। हाँ। कोई ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी तो वो भी दिखा दी जाती है। हाँ, वो लेकिन पड़ता है। साउथ में कोई बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं तो बहुत ज़्यादा आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। उसका कारण है कि हमारा जो मीडिया है वो उत्तरी क्षेत्र को सेंट्रलाइज करता है। हाँ, हिंदी भाषी हिंदी भाषी चैनल है तो क्षेत्र को हिंदी भाषी centralize लोगों में करता ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है। लेकिन जो ग्लोबल मामले हैं, जी वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पूरा की पूरी दुनिया जो है वो सिमट जाती है। जी और किस देश के राष्ट्रपति ने, किस देश के प्रधानमंत्री ने, किस देश के रक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया, आपको कुछ ही क्षणों में जी पता चल जाता है। उसके बोलने के कुछ ही देर के अंदर आपको पता चल जाता है। ये जो विषय पूर्व में भी आता रहा है कि जो पाकिस्तान की घटना है, जी हमेशा ये एक परिपाटी जैसी परंपरा ऐसी चली आ रही है कि ठंड के पहले, क्योंकि इसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, बर्फ गिरेगी वहाँ पर। जी जी, घुसपैठियों को, हाँ जी। बॉर्डर क्षेत्र है हमारा और पाकिस्तान का, जी वहाँ पे और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठ है जी वो अभी इस समय हर साल बढ़ जाती है। और जब घुसपैठ करानी होती है पाकिस्तानी आर्मी को, तो वो उनको कवर फायर देने के लिए जी गोलीबारी करती जी। है, ताकि आतंकवादी ध्यान बटा के अंदर घुस सकें। जी जी ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इसमें नई घटना यह है कि पिछले 5 सालों से एक युद्ध विराम की स्थिति थी, संघर्ष विराम की स्थिति थी जी। कि फायरिंग कम हो गई थी, नई के बराबर हो गई थी, वो फिर से बढ़ी है। और उसका हम जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये जानकारी है कि कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, अपने होने का एहसास कराते हैं लोग। पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी और मौलाना इस बात को भी प्रचारित करने में लगे हैं कि जो फिलिस्तीन की स्थिति है वही कश्मीर की स्थिति है। जी वो कहीं ना कहीं इसको, कश्मीर को ग्लोबल करने के लिए अपने आप को उससे जोड़ना चाहते हैं। जी ये भी एक कारण है। और दूसरा और अंतिम बात कि अब आतंकवाद कश्मीर में लगभग दम तोड़ने की स्थिति में। जी निरपराध मजदूरों पर, प्रवासियों पर, बाहरी लोगों पर गोली चलाना, ये पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और हमेशा ये पाया गया है, जी ये तथ्यात्मक बात है कि जब वो नर्वस होने लगते हैं, जब वो अब ऐसा लग रहा है कि दिया बुझने वाला है और वो सेना के लोगों पे टारगेट नहीं कर सकते, आर्मी पे हमला नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरे बढ़ गए हैं, सेना में अलर्टनेस बढ़ गई है, तो वो फिर निरपराध लोगों पे, प्रवासियों पे, नागरिकों पर गोलीबारी कर, अब अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। ताकि ये नहीं समझा जाए कि ये खत्म हो गए। जी 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 रिकॉर्ड बताता है कि अब कुछ परसेंटेज, जैसे नक्सलियों का जो हाल छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अपन यहाँ लोकल रहते हैं, जी जी तो एक जमाना था हम रोज पढ़ते थे नक्सलियों ने आज इतने मारे, नक्सलियों ने आज ये किया, यहाँ वो हुई, यहाँ मुठभेड़ हुई, ये रोज रोज का काम था। जी, अब वो हमको पढ़ने में नहीं आता। हाँ, वैसे ही कम हो गया है। कश्मीर की स्थिति है कि बहुत कम जो मुठभेड़ है वो कश्मीर में अब हो रही है और कुछ ही समय की बात है, सने सने ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो ही जानी चाहिए। और जब कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान अपनी तरफ से उठाने की कोशिश करता है तो हमारे लोग भी उठाते हैं कि आज़ाद कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, वो हिस्सा भी तो फिलिस्तीन जैसा ही है। अच्छी आपने बात उस पर यह कब्जा है करके रखा हुआ कि है। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के लोग खुद ये चाहते हैं कि वो भारत में शामिल हो जी जाए। जी, उसके लिए आंदोलन उसके चलता लिए है वहाँ वहाँ आंदोलन चल रहे हैं, जी। जबकि कभी कई आंदोलन हिंसात्मक भी होते जा रहे हैं। पे। जी जी तो जी ये जो विषय है उसका ध्यान भटकाने के लिए भी उनको कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना उनके लिए जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की बात कर लें। हमसे लगा हुआ राज्य है। मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंसा, एनसीपी विधायक का घर जलाया, वाहन भी फूंके। मैं सुबह पढ़ रहा था, चैनलों में देख रहा था कि उसमें 2 सांसदों ने, जो शिवसेना के हैं और के एनसीपी का विधायक, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और वो आंदोलन के पक्ष में बात करने लगे हैं। या यह भी कहा जा रहा है कि आंदोलन में उन्होंने जो बातें कही थी उसको सरकार ने नहीं माना, उसके विरोध स्वरूप भी उन्होंने एक प्रतीकात्मक अपना विरोध किया है। मराठा आंदोलन को लेकर के पहले भी आंदोलन वहाँ हुए हैं
और बड़े आंदोलन हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने, एक ऐसी स्थिति बन गई थी 2-3 बार कि एकदम जाम कर दिया था। फिर से अब चूंकि चुनाव महाराष्ट्र में भी अगले वर्ष है, अगले वर्ष ही लोकसभा का चुनाव है, तो इस अवसर को माकूल जान करके, अपने अनुकूल मान करके मराठा आंदोलन को एक बार फिर से बल दिया गया और बड़ी तोड़फोड़ की गई। ठीक है, आरक्षण के मामले में उनकी अपनी दलील होगी, सरकार की अपनी दलील होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये आगजनी की जाती है, बसों को जला दिया जाता है, सड़क के किनारे लगे हुए खंभों को तोड़ दिया जाता है और भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बाप का नहीं, हमारा है। इसका तो ध्यान रखना चाहिए ना। देखिए, आप आंदोलनों का इतिहास उठा के देख लें जी। जो अंग्रेजों के समय हम आंदोलन करते थे, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज आंदोलन करते थे, पैटर्न आजादी वही की है मांग अभी करते थे जी। उसका एक विद्रूपीकरण जी। आंदोलन के नाम से और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति का एक साधन बन गया है आंदोलन। जी। 2-3 चीज़ों से मैं इन बातों को स्पष्ट कर सकता हूँ। जैसे पहला है, ये चुनाव के समय ही क्यों होते हैं, जी। पहला। दूसरा, सत्ता खास तौर पे महाराष्ट्र में बहुत जल्दी पलटी है इन विगत 3-4 वर्षों में जी। कभी शिवसेना का और कांग्रेस का, एनसीपी का राज रहा, फिर कभी शिवसेना और कांग्रेस का राज रहा, फिर एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के एक धड़े का राज है। आप देखिए, जिस आंदोलन से पहले ए पार्टी जुड़ी हुई थी, वो सत्ता में आ गई तो बी उससे जुड़ गई जी। और ए उसके खिलाफ होने लगी। यही एनसीपी के नेता किसी समय उस आंदोलन के अगुआ हुआ करते थे, आज उन्हें घर जलाए जा रहे हैं। जी। जी। तो ये सबको मालूम है कि संविधान में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये दुनिया का सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। जानता है जो इस क्षेत्र में जानकार है। और उस बात को सरकारों ने भी जब जैसा चाहा, जिसकी सरकार रही, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो भाजपा की सरकार रही कि किसी की भी हो, किसी की शिवसेना की रही, जिनकी भी सरकारें रहीं, उन्होंने अपने हिसाब से और इस मुद्दे को भुनाया। जी। अभी एक नया चलन और चल गया है, आप देखते होंगे, सभी लोग समझते हैं कि हम तो जानते बूझते भी कि इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, हम आरक्षण दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, सब जगह हो, और राज्य में एक वो पैमाना बन गया है, कि स्टाइल बन गया है जी, कि हम क्यों बुराई लें। आप तो चाहते हैं, हाँ, हम तो चाहते हैं कि भाई आपको आपका हक मिले, वाजिब हक मिले, मिलना चाहिए जी। और चूंकि वो मामला कोर्ट में जाना तय है जी, कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा, जिसके अधिकारों का हनन होगा वो कोर्ट जाएगा तो स्पष्ट संविधान के अंदर जो प्रावधान है कि 50% से ऊपर हो नहीं सकता, तुरंत स्टे लग जाएगा। स्टे लगने के बाद 2-4-10 पेशी में समय जो भी लगे वो खारिज हो जाएगा। और यही मराठा आरक्षण आंदोलन के साथ लगातार हो रहा है। प्रश्न इस बात का है, अगर इस मुद्दे को सुलझाना है तो उसके लिए, और दूसरा एक तरीका हो गया कमेटी बना के छोड़ देना। हाँ, अभी भी बोल रहे हैं कमेटी बना दे रहे हैं। तो चूंकि वो कमेटी अगर बनती और उसकी उपयोगिता सामने आती, कमेटी बनने के बाद उसका समाधान होता उस परेशानी का, तो उस कमेटी की उपयोगिता समझ में आती, उसका आगे आप फिर से करते तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जी जी जी। लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि किसी भी मुद्दे को अगर ठंडे बस्ते में डालना है, कमेटी बना दो और कमेटी 3 महीना जांच करेगी, फिर उसका कार्यकाल 3 महीना और बढ़ा दिया जाएगा। तो एक पूर्व जज को काम मिल जाता है, एक 8-10 अपने लोगों को उसका सदस्य बना, नौकरशाह भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जो पुराने नौकरशाह हैं, हमारे लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको भी काम धंधा मिल जाता है, उनको भी इज्जत मिलने लगती है, उनको भी गाड़ी और साधन मिलने लगते हैं, कुछ पैसा भी मिल जाता है जी। तो ये जो एक तरीका है, आम जनता अब समझने लगी। जी जी। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है सरकारों के साथ अवेयरनेस। जी। जिन बातों को लेके पहले सरकारें बेवकूफ़ बनाया करती थी आम जनता को, जी जी, अब आम जनता बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं जी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल इस बात की हो गई है कि इसका रिस्पॉन्स दिखने लगा है। जी। अगर आपकी कोई बात, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, अगर आपकी कोई बात आम जनता को पसंद नहीं आती तो उसका रिफ्लेक्शन सोशल मीडिया से इमीडिएट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। पहले आपके पास साधन नहीं था जी। आधे से लोग
पत्रकारों तक पहुंच नहीं पाते थे, उनकी बातें छप नहीं पाती थी। आजकल तो हर आदमी पत्रकार पर है। आज हर आदमी स्वयंभू पत्रकार है, उसके पास उसका अपना प्रेस है जो उसके हाथ में है, और तुरंत वो टाइप करता है और उसके जो 100, 150, 200 लोगों का ग्रुप है वहाँ वहाँ तक बात से पहुँचा देता है। फिर उस बात में जितना दम हो उतनी वो बात फैलती जाती है। जी जी जी। तो ये जो नया साधन हमारे हाथ में जो प्रेस आ गया है, ये इतना कारगर साबित हो रहा है कि देश और दुनिया की सीमाएं इसके लिए मायने नहीं रखती। जी जी जी, बिल्कुल 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 मायने नहीं रखती, लेकिन कई बार इसका देखा जाता है कि दुरुपयोग भी लोग करना शुरू कर दिए नहीं, हैं। देखिए, दुरुपयोग तो हर अच्छी भीड़ बढ़ेगी चीज ना, का, भीड़ बढ़ेगी तो उसमें दवाइयों होता का है। जो मृत संजीवनी बूटी करके दवाई आती है उसका लोग शराब के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे, तो क्या होता है। दवाई बंद हो जाए? जी 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 प्रश्न है, उपयोग और दुरुपयोग वो आपके हाथ में है। जी। लेकिन ये उपयोग की वस्तु हमारे हाथ में पहले नहीं थी ना। नहीं पहले तो- अगर मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे आपसे कोई परेशानी है, तो मेरे पास साधन क्या था? जी आप साधन संपन्न व्यक्ति हो, आपके बारे में ना पुलिस सुनेगी, ना प्रशासन सुनेगा, ना मीडिया छापेगा, तो मैं क्या करूं? मैं चुपचाप बैठ जाता था। लेकिन अब मेरे हाथ में जो छोटा सा ये 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का मोबाइल है, ये पूरी दुनिया में आपके बारे में बताने के लिए मेरे पास साधन है। हाँ, उसकी सीमाएं अनंत हैं। और ठीक है, आरक्षण के मामले में तो अब ये कहा जाने लगा कि बहुत हो गया, अब नए सिरे से इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, राजनीति है, राजनीति अपने हिसाब से चलती है और अपने हिसाब से चलती रहेगी। ईडी से जुड़ी हुई खबर है, वैभव गहलोत से फेमा मामले में पूछताछ। वैभव हैं राजस्थान के सीएम गहलोत के सुपुत्र। और एक खबर यह है कि 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस करके बुलाया है, नोटिस दे करके। और एक खबर उन्हीं से जुड़ी हुई और है दिल्ली से ही, वहाँ के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और ये कहा कि जो गंभीर आरोप लगे हैं उसको देखते हुए इनकी जमानत देना उचित नहीं है। और 338 करोड़ का संदिग्ध लेन देन है, ये संकेत जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अनूप भाई लोग मानते ही हैं कि उन्होंने अगर इतनी बड़ी गलती नहीं की होती या अक्षम्य अपराध नहीं किया होता तो अभी तक उनकी जमानत हो गई होती। लगभग साल भर होने जा रहा है। देखिए कमलेश भैया, कमाल तो आपके गई इसी है। मंच से मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी और अभी आपने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ। फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया जेल में है। जी और इनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा की राजनीति शुरू की गई थी, जी ये भूल गए कि ये राजनीति आप प्रेस और मीडिया और पब्लिक में तो कर सकते हैं, अदालत में कोर्ट नहीं। में, अदालत में ये मामला नहीं चलता। जी वहाँ तो आपको सबूत के पे खेलना पड़ता है। आपका वकील कितना ही अच्छा हो, अगर आपने चोरी की है, और अगर प्रमाण आपके है खिलाफ सबूत है, तो नहीं हो सकता, तो वकील करेगा क्या? कुछ नहीं। देखिए, कल अदालत ने न केवल मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज की है, उसके साथ साथ उसने एक बहुत कड़ी टिप्पणी की है जी कि जो ट्रायल अदालत है वो 6 से 8 महीने में उक्त मामले को समाप्त करे और इसमें पैसे के लेन देन के में अनियमितता का स्पष्ट उल्लेख है। जी यानी देखिए, उसने ये जो एक लाइन बोली वो नीचे की अदालतों के लिए भी बहुत बड़ी वो महत्व की बात है जी जी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें अनियमितता तो हुई है। जी एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप बोलते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी और आज की जो सरकार है, मोदी सरकार, इनका षड्यंत्र है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको EEOC खत्म करना का, चाहते जी, हैं, कांग्रेस जी, को खत्म करना चाहते हैं, हमारे नेताओं को परेशान करना चाहते हैं, जिन राज्यों में चुनाव है उनको, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। जी ये कब है? जब आपका पूर्ण रीति से, नीति से, विधि से, विधान से सारा जांच चल रही है। अगर वो जल्दी हो जाए तो आप बोलोगे जांच हुई नहीं, आपने पहले से फैसला दे दिया। अगर लेट हो रहा है तो 3 साल से कर क्या रहे हैं? अरे 3 साल से कर रहे हैं तब तो सब ऐसे सबूतों के साथ अदालत जा रहे हैं कि आपको बाहर निकलने को नहीं मिल रहा। जी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो ये कहते थे कि आरोप लगते ही उस जिम्मेदार को, व्यक्ति को, मंत्री को, पदाधिकारी को चुनाव से पहले कहा इस्तीफा दे करते देना थे, चुनाव से पहले आप कहा करते और जांच के बाद यदि आप निरपराध सिद्ध होते हो तो पुनः आपको वो पद मिल जाएगा। जी और 1-1 साल तक जो व्यक्ति जेल में पड़ा, जिसकी 4 बार जमानत अर्जी सत्येंद्र जैन की खारिज हो चुकी, उसको आपने मंत्री बनाए रखा। जी नहीं, बाद में हटा दिए।
बाद में बाद हटाया में जब हटाया, दबाव आया, जब मनीष सिसोदिया भी अंदर हो गए जी, तब और दोनों जब ये को- विषय अदालत ने टिप्पणी की उसमें जी उसमें ऐसा नहीं हटा दिया। उसमें अदालत में याचिका लगी, जनहित याचिका, कि उक्त व्यक्ति जैसे एक सरकारी अधिकारी है, वो अगर 24 घंटा लॉकअप में रहता है तो सौ में सस्पेंड हो सस्पेंड जाता है, स्वतः हो जाता है। हो जाता है ना, स्वतः हो जाता है। जी तो जो चीज़ एक बी ग्रेड सी ग्रेड अधिकारी पे लागू होती है वो उस राज्य के मंत्री पे लागू नहीं होती। बिल्कुल होनी तो चाहिए। जब ये याचिका लगाई गई तो कोर्ट ने उसमें ये कहा कि ये देखना उस सरकार का काम है, जी और चूंकि सरकार के ऊपर टिप्पणी हुई तो एक मजबूरी बन गई इनकी कि उनको हटाना पड़ा। जी जैसे ही नहीं हटा दिया उसने। हाँ एक बात। दूसरी बात है, ये सारी जो गतिविधियां चल रही हैं, ये सारे जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जी 24 घंटे के अंदर पुलिस पेश करती है ना कोर्ट में। जी अगर पुलिस गड़बड़ कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ कर रही है, अगर सरकार गड़बड़ कर रही है, तो कोर्ट बैठी है ना। जी कोर्ट भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चला रही है, सरकार तो नहीं चला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 6 से 8 महीने में पूरी करें पूरी कर। सुनवाई। अच्छा, ऐसे भी मौके आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ भी टिप्पणी की है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी टिप्पणी की है। बिल्कुल हुई। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये जो करता धरता सरकार है। अब प्रश्न उठता है, ये जो पूरा मामला है कि पहले उसको घेरा गया, फिर उसको, ये कड़ियाँ से कड़ियाँ जैसे से मिलती जा रही हैं। जी जी देखिए, पहले वो लोग विजय नायर और श्रीधर जैसे लोग जो इसके एजेंट के रूप में सामने आए, फिर वो लोग जिसमें के कविता और मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो इसके सूत्रधार थे, जी और अब वो लोग जो इसके कर्णधार हैं, जी जो इसके सरगना है, उन लोगों की बारी है। और अब इसका कारण है, नोटिस दिए, हो सकता है कि उस दिन कुछ गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल 2 नवंबर को, यानी परसों। हो जाए तो हो जाए जी, हो सकता है उनकी भी कानून गिरफ्तारी और हो जाए। सरकार का काम इस नाम से कि गड़बड़ हो जाए तो क्या बस्तर में चुनाव नहीं करवाएंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल, हो जाए तो हो जाए, उसको निपटा जाएगा। सरकार सक्षम होती है। जी और उसीलिए आप एक पढ़े होंगे ना कि अभी सुरक्षा में गरुड़ कमांडो लगाए जा रहे हैं चुनाव में। जी गरुड़ कमांडो एक अंतिम स्टेज जैसा एसपीजी होती है जी कि वो केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए काम करती है। और अगर उनको किसी दिन चुनाव आप पढ़ें कि वो चुनाव में लगाई जा रही, तो जहाँ चुनाव आयोग को लगेगा कि नहीं आज हमको इसकी जरूरत है, तो वहाँ उसको भी लगाया जाएगा। जी 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 गरुड़ कमांडो को लगाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ये दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत का चुनाव आयोग कितना ज्यादा गंभीर है सुरक्षा को लेकर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खबर है ना छत्तीसगढ़ हाँ, के नक्सल वैसे प्रभावित क्षेत्रों में। वैसे ही मेरा कहना था कि मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, और भी कई मामले हैं जिसमें और भी कई, संजय सिंह अंदर हैं जो कि बोलते थे वो हमारे विनय पे, हमारे उस पे क्या कार्रवाई करते, दम है तो हमको अंदर करके बताओ। ये संजय सिंह के बयान है, सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। जब अंदर कर दिए तो रोने लगे। पहले से तैयारी करके रखे थे, जैसे इमरान खान का आप पाकिस्तान का देखते थे ना, उसको मालूम था अंदर होना तो मेरा तय है, तो पहले से वीडियो का एक वीडियो संदेश बना के कि जब मैं अंदर होऊंगा ना तो ये वीडियो संदेश चला देना भैया। संजय सिंह ने नया कुर्ता पजामा पहन के अपनी माता जी के पाँव छुए, माता जी ने आशीर्वाद नहीं दी। हमने मना किया था क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मना की थी क्या? सरकार ने मना की थी क्या? माता जी को मालूम था बेटा तेरा तो यही काम होना था, तो जाना ही था अंदर। जी जी तो मेरा कहना है कि ये सब तैयारियां, ये सब जो दिखावा, जी जी कुछ समय के लिए आप हमको बेवकूफ़ बना सकते हो, हाँ, कुछ सदा समय के नहीं। लिए हमारे दिल्ली वाले भाई बहन झांसे में आ सकते हैं, जी लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है काम। बिल्कुल बिल्कुल, लंबे और समय तक नहीं आपने चलता। गड़बड़ की है, बच्चा भी समझ सकता है। जिन डेट्स में, भाई साहब सबसे मज़ेदार बात ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे बोलने पे मत जाइएगा, गांधी जयंती पे, ईद पर, दशहरे पे दुनिया की दुकानें बंद होती, वहाँ एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहे थे। गड़बड़ियां हैं, इसीलिए इतनी ये बड़ी जो कार्रवाई हुई है। शराब का विरोध करते थे, दारू दुकानों का विरोध करते थे, जी। बोले गली गली बेचो, गली गली बेचो, उसका साधन उपलब्ध करवा, घर पहुंचा के दे रहे थे। जी जी जी, तो कितना बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आप लोगों को। अब तो सब चीज़ घर पहुंच सेवा के तहत ही, राजनीति में जो लोग भी सक्रिय हैं, जो दल सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और सब यही कर रहे हैं। खबर है ना, गैस पर महिलाओं को 500 रुपये सब्सिडी, 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त। प्रियंका गांधी ने बात कही है, छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि नड्डा जी, जेपी नड्डा जी प्रवास पर थे 2-3 दिन, वो 2-3 उनकी भी रैलियां हो चुकी हैं। अमित शाह कई बार यहाँ आ चुके हैं, और संभवतः
इसी सप्ताह में प्रधानमंत्री का भी दौरा छत्तीसगढ़ होने वाला है, लेकिन आप लोग घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सब ये कर लें उसके बाद इसकी काट देंगे? देखिए, भाजपा का जो विषय होता है आपका अनुभव भी होगा और सभी लोग जानते हैं, मेरे बताने से आपको नहीं पता चले। हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं जी। यदि आपको ध्यान हो तो जो पहली प्रत्याशियों की लिस्ट थी उसको देख के सुन के लोग चौंक गए थे कि इतनी जल्दी भाजपा ने कैसे लिस्ट जारी कर दी। जो 21 लोगों की पहली लिस्ट आई थी। तो हमारी योजना हमारे संगठन से, हमारी पार्टी के हिसाब से और उसके जो हमारे संगठन मंत्री काम करते हैं, जो हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता काम करते हैं, भाजपा के अंदर और भी दूसरी योजनाएं विस्तारक काम करते हैं, उनके हिसाब से हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं और लागू करते हैं जी। कौन सी पार्टी क्या लागू कर रही है, क्या कर रही है। और जो आप बोल रहे हैं कि ये जो सब्सिडी और बिजली फ्री और फलाना और ढिकना, मेरा प्रश्न है आपको, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ और जब तक चुनाव चलेगा मैं याद दिलाता रहूँगा मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा जी। कि हाथ में गंगा जल लेकर जिन लोगों ने शराबबंदी की कसम खाए थे जी, आज जब वो आते हैं उनसे पूछें हम लोग कि भैया आपने शराबबंदी की नहीं की, वादे आप करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो पिछले चुनाव में तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि आप सबको बोले थे कि हरियाणवी या गिर गाय आप सबको दी जाएगी। भाजपा ने सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है जी, सवाल सभी लोगों का है कि आप गरीबी हटाओ कब बोलती थी? 71 में जी, 71 में बोलती थी इंदिरा गांधी जी हटाओ था जी। और गरीब हट गए, गरीबी तो वहीं की वहीं रही। आज 13% का गरीबी का जो आंकड़ा है जी, 13% कम हुआ है कमलेश भैया जी। ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई भारत की एजेंसी या कोई मीडिया का कोई आपका साथी नहीं बोल रहा जी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जी, जो ऑथेंटिक मानी जाती है। उसको आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना। जैसे कोर्ट का अगर नोटिस है तो आप ये बोल के कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, ऐसा नहीं चाहिए, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा स्वतंत्र। वैसे ही वर्ल्ड बैंक इस पूरे मामले में एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसकी रिपोर्ट को आपको मानना पड़ेगा जी। वो बोलती है कि 13% आपके गरीबी रेखा से बाहर आए हैं लोग। अब गरीबी हटाओ, उसके बाद 2,500 रुपये क्विंटल में हम धान खरीदेंगे जी। उस समय वो नीचे में एक बारीक सा डॉट रहता है, उसका मतलब होता है शर्तें लागू जी। उस डॉट को इतना बारीक कर देते हैं भाई लोग, वो पढ़ने में नहीं आता। और फिर जब जाते हैं हम कि भैया ये मेरे पास 10 कुंटल धान है, मेरे को 25,000 रुपये दे दीजिए, तो बोलते हैं अरे तुम तो गरीबी रेखा के नीचे ही नहीं आते, वो तो 15 तारीख तक थी, वो तो ये धान तो ऐसा वाला है, ये तो मोटा है, ये उसना है, ये अरवा है। सारी जो कहानी जो चालू होती है उसके बाद चालू होती है जी। लेकिन इन लोगों ने तो धान बम्पर खरीदी की है धान की। नहीं, मैं तो एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ। जी जी जी। नहीं, अगर ऐसी बात हो तो शराब पे आ जाए। जी। शराब के लिए रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपके सारे साथी वहाँ थे, आप थे। भरोसा दिलाने के लिए गंगा जल का अपमान करने को तैयार हो गए आप। जी। मेरा बार बार इस बात से मुझे तकलीफ है, मुझे इन बातों से तकलीफ नहीं आप क्या वादे करते हो और कितने पूरे करते, क्योंकि उसके हम आदी हो चुके हैं। जी। देखिए, बहुत दिन तक जो शिक्षक ये पढ़ाता है ना कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदाचार का, वो कक्षा के बाद जाके कोने में जाके एक बीड़ी फूंक के आ जाता है। जी। तो जब कोई बच्चा देख लेता है ना तो उसको बहुत तकलीफ नहीं होती, वो बोलता है ये तो सब चलते हैं। हाँ, सिर्फ कहने के लिए है। उसका काम है कि उसको बच्चों को सिखाना है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए और व्यसन से दूर रहना चाहिए, पर वो उसको आदत है, वो बेचारा क्या करे। इसलिए वो बच्चे को बहुत तकलीफ नहीं होती, बुरा नहीं लगता। जो समझदार बच्चा देखता रहता है, समझता है उसको। अभी इस मामले में ये जो सब्सिडी वाला मामला है और जो गैस का मामला है और जो बिजली का मामला है, मेरा इन लोगों से प्रश्न है, ये राजस्थान के अंदर घोषणा करते हैं छत्तीसगढ़ की तर्ज में हम ऐसा करेंगे। जी। राजस्थान वाला बोलता है छत्तीसगढ़ की तर्ज में और छत्तीसगढ़ वाला बोलता है राजस्थान की तर्ज में हम ऐसा करें। जी। क्या है, दोनों की तर्ज मुश्किल में आ रखी है, दोनों को तकलीफ हो रखी है, दोनों की सरकारें, दोनों के सिंहासन डोल रहे हैं। जी जी। नहीं तो सबके ऊपर हो रहा है ना। तेलंगाना कह रहा है, तेलंगाना में बात कही जा रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि
जो वादे इसलिए यहाँ योगी जी जनता कर रहे हैं में वो इस उत्तर चुनावी प्रदेश में कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा पे बहुत ज्यादा कमलेश भैया आती नहीं है। धान के मामले में कहा जाता है कि आप यहाँ जो दे रहे हो छत्तीसगढ़ में आप देने की बात कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हो, या जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो। ये सब चलते रहेंगे। नहीं, लेकिन उसका जवाब तो है। महत्वपूर्ण बात यह है अनूप भाई कि ये जो मुफ्तखोरी की आदत डाली जा रही है, भाजपा कांग्रेस या जो भी दल इसमें भूमिका निभा रहे हैं, क्या इनको ये नहीं लगता कि एक दिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पूर्व में भी मैं आपके ही मंच से, आपके चैनल में बोल चुका हूँ। एक जमाना था कमलेश भैया जब हम लोग पढ़ते थे भुखमरी के कारण ऐसा हो गया, भुखमरी के कारण 2 मौत हो गई। अब तो नहीं सुनने को मिलता। आज सुनने को नहीं मिलता, तो उसका कारण है ये सब बातें। जी। आज आपको फूड सिक्योरिटी से ये तो मालूम है ना कि कुछ भी हो जाएगा, मैं भूखा तो नहीं मरूं। जी। एक आम जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, शोषित है, कितना भी शोषित है, उसको ये तो मालूम है कि मैं भात मेरे को मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये तो नहीं कि हमको चुनाव जिताइए, हम आपको हर नहीं, लड़की को स्कूटी ये बात देंगे, तब होती, लैपटॉप देंगे, ये सोने बात- की अंगूठी ये बात देंगे। तब होती जी। ये बात तब होती जब ये अकेली भारतीय जनता पार्टी करती या अकेली मैं कांग्रेस सबकी करती। बात कर रहा ये हूँ, मैं सब सबकी कर- बात कर रहा तो हूँ। ये ना पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया, एक राजनीति का हिस्सा हो गया। जी। और मैं आपको लेकिन ठीक बहुत- नहीं है ना। नहीं, मैं अब आगे आ रहा हूँ और आप हंसोगे, मुझे भी मैं तो 2 दिन तक निर्णय नहीं कर पाया कि वो अधिकारी सही है कि गलत है। एक बड़े अधिकारी से अभी 2-3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, अच्छे जिला स्तर का अधिकारी है। जी। मैंने उससे बोला, भाई साहब वहाँ ऐसा वैसा। बोले, भाई साहब उनको भी बांटने दो और आप भी बांटो। जी। जो चुनाव होना है वो तो हो गई, जी। जो वोट देना वो दे गई। जी। अगर उसके घर में गरीब घर में 2 पैसा इस बहाने पहुंच जा रहा है, अगर उसको कंबल, ट्यूबलाइट, बाल्टी, बाला और सिक्का और पाजेब मिल जा रही है, नहीं, ये तो प्रत्याशी अपनी कमाई से कर रहा है। तो वो जो लेकिन जिसको तिजोरियों में भरा हुआ पैसा है हाँ, वो तो बाहर आ रहा निकल है, के ठीक है। गरीब को जा रहा है। वो मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन जो सरकार बनाएंगे और देंगे वो कहाँ से आएगा? नहीं, तेरा तुझको अर्पण है नहीं, तेरा तो उसको और भाई। ठीक है। गरीब का पैसा गरीब को जा रहा है। गरीब को ऐसा कहाँ पहले मुश्किल ये थी, गरीब को तो आप पाल रहे हैं ना, गरीबों का पैसा कमलेश कहाँ भैया, है? फर्क टैक्स कहाँ है? पे ही जो दे रहा है। फर्क कहाँ है? फर्क जी। कहाँ है? फर्क यहाँ है कि पहले गरीब का पैसा टैक्स के रूप में सरकार को जाता था जी। और धन्ना सेठों के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े नौकरशाहों की तिजोरी में जाके भर जाता था। जी। क्यों? कि जो उसके योग्य होते थे उनके खाते में पैसा जाता ही नहीं था, जी। उनके घर में अनाज पहुंचता ही नहीं था, उनके घर में कोई स्वरोजगार, कोई आवास योजना, कोई चिकित्सा योजना पहुंचती नहीं थी। जी। ये भला हो मोदी जी की सरकार का कि सब चीज़ें उन्होंने डायरेक्ट कर दी। जी। डायरेक्ट कर दी, तो ये जो धन्ना सेठों से लेके, नौकरशाहों से लेके, नेताओं से लेके, इनका सबका पैसा कहाँ? ये तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो ये जो राजीव मामला गांधी ने है, शुरू किया ये था। जो जी। मामला है उसको देखिए, जी। कांग्रेस वाला भी पैसा दे रहा है, जी। बीजेपी वाला भी 500 रुपये वोट दे रहा है, वो भी पाजेब दे रहा है, वो भी बाला दे रहा है, वो भी हार दे रहा है, वो भी टीवी दे रहा है, वो भी एसी दे रहा है, वो भी मोटरसाइकिल दे रहा है, सब दे रहे हैं। जी। तो क्या करेगा? जिसको उसको देना होगा उसको वोट देगा। जी। अब तो नहीं, तो ये भी नेता अपनी- अपने भाषण में बोलने लगे अपनी हैं प्रॉपर्टी कि बेच वो के थोड़े दे नेताजी रहे के हैं। आदमी आएंगे और पैसा देंगे तो पैसा रख लेना, जी। पर वोट मुझे देना। ये तो हमारे भाषणों अब का इसी में एक खबर और मैं जोड़ता हूं कि कल मैं एक खबर लगाया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, परसों सरईपाली के पास में 1 करोड़ रुपए की साड़ी पकड़ाई। आज रात को, जो बीती रात में लगभग 10 बजे के आसपास उर्गा पुलिस ने, कोरबा की उर्गा पुलिस ने एक ट्रक साड़ी पकड़ी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6,000 से अधिक साड़ियाँ हैं। वो जो 1 करोड़ की थी उसमें 9,000 से अधिक साड़ियाँ थी। बहुत सारा पैसा भी पकड़ा गया है। अब उसमें कुछ तो ऐसा होगा कि व्यापारी हैं, कहीं अपना व्यापार करके वापस जा रहे थे तो उनको पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें जो बरामद हो रही हैं, मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस इस समय चुनाव आयोग के निर्देश पर ही काम कर रही है, कि कहीं ये होता है कि कुछ को छोड़ दो, कुछ को निश्चित पकड़ लो। रूप से। देखिए, मैं आपको फिर बोलता हूँ, जी। अवेयरनेस केवल आम जनता में नहीं बढ़ी है। जी। अवेयरनेस जो है ऐसा एक प्रकाश है जो अमीर पे भी, गरीब पे भी, जनता पर भी, सरकार पे भी, नौकरशाह पे भी, पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी, सब में अवेयरनेस आई है। जी। जी। आज जो अधिकारी केवल एक आदेश कोई मंत्री कर देता था, कोई नेता कर देता था और उसको फॉलो करना, उसके लिए वो आदेश यानी सरकार का आदेश। जी। 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 क्योंकि वो मंत्री कौन है? वो सरकार है। जी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है कमलेश भैया। जी।
अब वो बोलता है भैया ये आदेश कानून सम्मत नहीं है, तो आप मुझे कृपया इसको लिखित में दे दीजिए। जी कल जब मैं सस्पेंड होऊंगा, कल जब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी ना, तो आप जी। मुझे पहचानोगे भी नहीं। जी जी जी। तो ये जो ब्रिटेन में, अमेरिका में 100 साल 150 साल में जो लोकतंत्र में अवेयरनेस आई ना, जी जी। वो भारत में 50-75 सालों में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, परिपक्व हो रहा है लोकतंत्र, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बांट वांट होती है ना, तो इसको देख करके फिर आज उस महान नेता का जन्मदिन है जिनको हम लौह पुरुष के नाम पे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके ऊपर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक दायित्व दिया था उनको, या दायित्व उन्होंने ले लिया था क्योंकि जवाहरलाल जी से सीनियर थे, कि गृह मंत्री रहते हुए सारे जो राजे रजवाड़े हैं उनको एक सूत्र में बांधना है, और बात करके इस नए स्वरूप में भारत को सामने रखा। ये बड़ा इतिहास है, कहाँ पे कैसा हुआ हैदराबाद और कहाँ कहाँ कश्मीर का, जूनागढ़ का, उस पर तो बड़ी लंबी बात होगी। लेकिन जो प्रयास उन राजनेताओं ने किया था उस समय के, जो हमारे रहनुमा थे, आज के रहनुमा कुछ सबक तो सीखे इनसे। या एक लाइन में, लंबी बात तो नहीं करूँगा, एक लाइन जरूर मैं आपकी बात पे बोलना चाहूँगा। पहली बात, दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की जनता ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो एक दायित्व उनसे ले लिया कश्मीर का, और आज तक हम उसको भुगत रहे। जी। ये हमारे देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि ऐसे लौह पुरुष का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में हमको नहीं मिला, और जिसको हम आज तक भुगत रहे। जी। वरना जो 2014 के बाद देश की स्थिति और विकास और देश का परचम दुनिया में लहराया है, वो आप 1955 में 1960 में देख लेते हैं। आज चाइना और उसके हमारे साथ जो लोग देश स्वतंत्र हुए थे, जी। वो कहाँ पहुँच गए। जो लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि एम्स किसने बनाया, और ये इसरो किसने बनाया, और ये किसने बनाया, वो किसने, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि कोई शंका नहीं है, ये उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने बनाया, लेकिन जो 100 के काम होने थे वो 20 के क्यों है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी। जो बाकी लोग 100 मीटर आगे चले गए और हम 15-20 मीटर में ही दौड़ते रह गए, ये ऐसा क्यों हुआ। जी। जब बच्चा पैदा हुआ और आप इस बात का श्रेय लेना चाहोगे कि वो 20 साल का हो गया तो उसकी मूंछ कैसे आ गई, उसके बाल कैसे उग गए, वो तो पैदा हुआ था तो वो 2 फुट का था, 6 फुट का कैसे हो गया, इसका अगर आप श्रेय लेना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर कहने का आशय ये कि राजनेताओं को सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने जाकर के नतमस्तक होने से ही देश का भला होने वाला नहीं, बल्कि उनकी तरह लॉ, यानी जो निर्णय ले उस निर्णय पे अमल करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। कश्मीर समस्या कुछ भी कुर्बान करना पूरी तरह हल करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उनको कश्मीर में, श्रीनगर में रेडियो से यह सूचना मिलती है कि इस मामले को पंडित जी संयुक्त राष्ट्र ले गए। और बताइए, देश का गृह मंत्री जिस काम को कमलेश भैया कर रहे हैं, उनको मैं अगर बताऊं कि कमलेश भैया आपके चैनल में तो ऐसा हो गया, तो क्या स्थिति होगी आपकी। ऐसे व्यक्ति को जिसने 564 रियासतों को देश में विलीन करके एक इतने बड़े प्रजातंत्र की स्थापना की, उसको आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। ठीक है, अब बाबू एक ऐसा विषय है, बस ये कहा जा सकता है कि लम्हे ने खता की सदियों ने सजा पाई, तो जो उस समय हो सकता है वर्तमान उस समय की परिस्थिति, उससे बड़ा अपराध यह है कि हम उस अपराध को जी और ढांकने की कोशिश करें। ठीक है, गलती हो गई तो उस गलती को मानने से कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है बात जी, पर आप उसको महिमा मंडित जब करना चाहते हो ना, दिक्कत तब होती है। जी जी जी। चलिए, कोरबा से जुड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दें। 4 सीटों के लिए 84 नामांकन, आखिरी दिन शाम तक उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। पहली खबर एक अखबार की। डिस्पैच में मेगा प्रोजेक्ट ने दिया 74.5 मिलियन टन का योगदान, गेवरा का दबदबा बरकरार। SECL ने किया 100 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच। ऑब्जर्वर कोरबा पहुंचे, करेंगे चुनाव की निगरानी, साझा किया मोबाइल नंबर। मूल्यांकन के परिणाम में देरी, इंतजार में बैठे परीक्षार्थी, छात्र छात्राएं चिंतित, किस कक्षा में करेंगे अध्ययन, हो रहे परेशान। 1 डिग्री इजाफा, तापमान से जुड़ी खबर है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 15 डिग्री का अंतराल। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जा रहे 2 युवकों में 1 की मौत। होली से पहले लिए सैंपल में 2 फेल, 4 की रिपोर्ट आने का विभाग को इंतजार। 9 की रिपोर्ट मिली मानक, फेल हुए सैंपल के मामले न्यायालय में पेश करने की तैयारी। ये खाद्य विभाग से जुड़ी खबर है। चुनाव प्रभावित करने वालों की शिकायत के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
कार्य में पारदर्शिता के साथ ही प्रतिबद्धता और जवाबदेही भी जरूरी, ये CCL से जुड़ी खबर है। कल मैं भी काफ़ी देर तक मीडिया सेंटर में रहा। लगा कि चलिए आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो कुछ ज़रा आनंद लिया जाए वहाँ का। तो मैं लगभग 1.5-2 घंटे रहा। तो वहाँ कोई खोज रहे हैं कि एक लखन देवांगन कोई आए हैं फार्म भरने के लिए, तो फिर पता लगा नहीं, कोई जयसिंह भी फार्म भरने आए हैं। और फिर पता लगा कि जोगी कांग्रेस के एक घोषित प्रत्याशी अपनी पार्टी के लोगों के पीछे घूम रहे हैं, ये कहते हुए मेरा बी फार्म तो जमा कर दो। जब बी फार्म नहीं जमा किया जाता तो उसके बाद वो जहाँ मीडिया के लोग बैठे वहाँ करके बिल्कुल जो फागुन के महीने में जिस तरह की भाषा बोली जाती है उस तरह की भाषा बोल रहे थे, सबको निपटा डालूंगा। ये दृश्य जो वहाँ दिख रहा था बड़ा आनंदित कर रहा था, और लग रहा था कि लोकतंत्र के इस महोत्सव का थोड़ा सा आनंद भी लिया जाए, बहुत तनाव में ना रहें। वोट तो जिसको देना है, जिस पार्टी का आइडियोलॉजी आपको अच्छी लगती है, जो नेता आपको अच्छा लगता है, जो प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है, उसको आप वोट दीजिए, लेकिन आनंद भी लीजिए। मैं तो कल खूब आनंद लिया। देखिए, आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप आनंद ले सकते हो जी, लेकिन जिनके लिए वो जीवन मरण का प्रश्न हो तो वो अपने ढंग से लें आनंद। तो नहीं, तो वो अपने ढंग से आनंद ले। अब सवाल इस तनाव बात क्यों का लें? है, जी, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला है इसलिए वो आनंद ले सकता है, पर जिस मरीज का ऑपरेशन होना है उससे आप अगर कल्पना करिए, वो भी भरोसा कर ले कि हाँ, डॉक्टर ठीक ही भरोसा करेगा। ही कर सकता है। डॉक्टर और ठीक ही भरोसा भी करेगा। डॉक्टर पर, ऊपर वाले पे ही कर सकता है, आप पे हम पे नहीं करेगा जी, जी, कि आनंद लीजिए। जी, बस इस बात का है। परिस्थितियाँ लगातार ऐसी बदल रही कमलेश भैया कि धीरे धीरे जो मामले हैं ना, अगर आप चुनाव हार जाते हैं जी, तो आप खाली चुनाव नहीं हारते, ऐसी ढेरों दैनंदिनी जो परिस्थितियां हैं जो आपके साथ चलती हैं, जी, आपके जीवन के साथ चलती हैं, सभी चीज़ों में बदलाव आ जाता है। जी, आप चुनाव जीत जाते हैं और आपकी सरकार बन जाती है, तो कोई व्यक्ति निकलता रहता है ना और देख रहा आप आ रहे हैं तो वो रुक जाता है कि कमलेश भैया मेरी तरफ देखेंगे तो मैं उनको नमस्ते करूँगा। जी, आप चुनाव हार जाते हैं, आपकी सरकार नहीं आती है, तो कोई व्यक्ति देखता है कमलेश भैया आ रहे हैं तो वो जल्दी से निकल जाता है। हट जाता है। ये सुनी सुनाई नहीं है, देखी हुई बात होता है। अब ये चुनाव जो हो गया, जीवन मरण का प्रश्न इसलिए भी हो गया है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके 2-4 मामले हैं, कोई गड़बड़ है सड़बड़ है, तो सब ढक जाता है, धप जाता है। जी, जी। पुलिस अधिकारी की, जांच अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती आपके पास आने की कि सरकार में हो, आप जीते हुए हो, आप पद पर हो, जनप्रतिनिधि हो। लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हो तो जो मामला 8-10 साल से 20 साल से दबा पड़ा था जी, वो जी। भी सब निकल के बाहर आने लगते हैं, जी, आपके पीछे पड़ने लगते हैं लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आनंद, अरे भैया 15 दिन बाद जितना आनंद लेना होगा ले लेंगे, बोलता है 15 दिन का तो खेल है। तो प्रत्याशी लेना, कार्यकर्ता ले, आम आदमी क्यों तनाव में रहता है फिर? आम आदमी इसलिए मतदाता तनाव को में आनंद लेना रहता चाहिए। है, आप आम आदमी हो, मैं आम आदमी हूँ, पर हम कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, जी, हमारे हित जुड़े हुए हैं। आज आपको लगता है कि अनूप अगर बन जाता है तो मेरा फायदा हो जाएगा, कुछ भी होगा अनूप मेरी बात तो सुनेगा ना, मेरे को पहचानता तो है ना, ये एक भाव आपके मन में है। जी, जी। इस कारण से आप तनाव में हैं कि नहीं अनूप को जीतना चाहिए। अनूप नहीं, अधिकांश मतदाता को इससे बहुत ज्यादा अधिकांश मतलब- मतदाता, मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, बहुत खास अजीब लोगों में रहता है है, ये। 90% लोगों ने कभी जयसिंह भैया से, कभी लखनलाल देवांगन से, कभी आपसे, हमसे डायरेक्टली बात भी नहीं किया। 90% जो जी। वोट देता है हमको, उसने हमसे कभी बात नहीं किया। जी, 50% लोग हमको जानते नहीं है जी, कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कभी काम पड़े आए। जैसे आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बाहरी प्रत्याशियों की जब बात आती है जी, कि चरणदास महंत हों, कि ज्योत्सना महंत हों, कि वो परशुराम भारद्वाज हों, कि जुदेव जी हों, जी, हमारे भी, मैं हाँ, सभी दलों में। लोग क्या बोलते हैं उस समय, अरे बारी जब है। काम पड़ेगा हम्म, तो हम जशपुर थोड़ी जाएंगे, हम चापा सारा गाँव थोड़ी जाएंगे, हम परशुराम भारद्वाज के पास वहाँ उनके जो गांव हैं पत्थर गांव थोड़ी जाएंगे। जी, मेरा बोलने का मतलब है 90% लोगों के जीवन जिस एक ढर्रे से चल रहा है, ढर्रा मीन्स एक जी। उनकी दिनचर्या जी, कि सवेरे उठना है, सर्विस क्लास वाले व्यक्ति को अपना पेपर पढ़ना है, चाय पीना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है, डब्बा लेना, ऑफिस जाना।
जी। व्यापारी को अपना सवेरे उठना, तैयार होना है, घुमा फिरा जो गद्दी भी किया, बैठ जाना है, और अपना जो दुकान में जाकर बैठा तो रात को आया, खाया पिया, अपना सो गए। जी ये 90% लोगों की दिनचर्या है। लेकिन आप उनमें से किसी से भी चर्चा छेड़ के देख लीजिए, जी जो आदमी इस बात से बात शुरू करता है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अपना कोई दूर दूर तक कहना नहीं चाहता वो, मैं कोई राजनीति की खुलना बात नहीं चाहता वो। हाँ, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता, इससे वो शुरू करता है जी। और आधा घंटा आप चुपचाप बैठे रहिए, उसके बाद शुरू हो जाता है। हाँ, सिवाय राजनीति के वो कोई दूसरी बात नहीं करता। नहीं ठीक है, इसीलिए मैं कहा ना कि ये मौसम है, आपको 17 इसका तारीख तक। आनंद हाँ, वो जरूर ले हाँ। सकता है। इसका आनंद वो प्रत्याशी भी लेता आनंद है, ले, लोकतंत्र का महोत्सव इसीलिए वो- कहा वो- गया है। वो 2 मिनट पहले वो ए का पक्ष लेता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता वो कब वो बी का पक्ष लेने लगा। जी ऐसे लोग आनंद ले सकते हैं, जी लेकिन ऐसे लोगों की संख्या हमारे संपर्क में बहुत कम होती है। जी हमारे संपर्क में वही लोग आते हैं जो या तो हमसे जुड़े होते हैं या हमारे विरोधी होते हैं, दोनों हमारे संपर्क में आते हैं। जी। खैर, वोट जरूर डालने जाएं, जिसको डालना है उसको डालें, तनाव न लें, क्योंकि अंततः जीतता लोकतंत्र है। मैं तो बोलता हूँ जीतता कभी भी लोकतंत्र अगर तनाव मतदान लेना अच्छा चाहिए, होगा, तनाव मतदान इसलिए अच्छा लेना होगा तो चाहिए जी। कि आज आप अपने भविष्य के 5 सालों का और निर्णय करने जा रहे हैं। हाँ, तो गंभीरता से ये विचार कोई करना, हाँ हमेशा तनाव रहने गंभीरता की क्या से जरूरत है? तनाव लेके विचार करके कि हमारा जो आज वोट डलेगा जी वो हमारे आने वाले 5 सालों के बाद, 5 सालों के लिए आपके हाथ में फिर कुछ नहीं रहने वाला है। जी आज आपको जो भी तनाव लेना ले लीजिए और सोच के विचार के सब करके आप वोट डालिए, और उसके बाद 5 साल सिवाय आप अपने आप को कोसने के, आप परेशान होने के, और आप कुछ नहीं कर सकते। जी जी आज हम जो मोदी जी की बात करते हैं, हम बोलते हैं, जो 15 लाख की बात करने वाले लोगों को हम जवाब देते हैं, भैया हमको ऐसे 2-15 लाख 10-15 लाख हमारे निछावर है, हमको जो चीज़ आज मिल रही है ना ये हमको पहले देते हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। और जी 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 तो ये इन बातों का मैं हमेशा हो रहा हूँ कि आप जब वोट देने जाते हो, वोट तो जरूर दें। सबसे पहले तो एकदम मैं 100% हाँ, उसको उसको तो बिल्कुल कि बिना पहला चूके। काम होता है जो लोग इस बात का बहिष्कार करते हैं कि हम वोट देने ही नहीं जाएंगे, हमको इससे भी नाराज, वो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने स्वयं के प्रति एक गलत काम। आपके न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फिर कल आप ये गाली बकते रहोगे कि मैं जाता तो इसको तो कतई नहीं देता, जी, तो जी, आपको जी। उसके विरोधी को देना चाहिए। जी और वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार अकेले ही आपका कर्तव्य भी है। जी इसलिए वोट देने जरूर जाएं, विचार करके वोट दें, केवल व्यक्ति को ना देखें। अगर व्यक्ति का अच्छा बुरा हो सकता है, जी पर उसके जीतने से, आज मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जी और सांसद दूसरे का ले आते हो हमारे यहाँ, और ये सोचते हो कि कोरबा का सांसद दूसरा जाए क्या, बाकी तो जीत ही जाएंगे। तो ऐसे सभी लोग सोचेंगे, बिलासपुर वाला बिलासपुर के लिए सोचेगा, रायपुर वाला रायपुर के लिए सोचेगा, सब। तो मोदी जी कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जी इसलिए मेरी बिल्कुल विनम्र आपसे प्रार्थना कि जो भी निर्णय लें सो विवेक से लें, तनाव लें। 10 मिनट का तनाव लेने में अगर आपके 5 साल की हाँ, थोड़ी देर के लिए तनाव लेना, परमानेंट थोड़ा परमानेंट तनाव को तो खैर, हाँ, मैं ना व्यापार में चाहूंगा, ना आपकी प्रोफेशन में चाहूंगा, ना जी, जी। चुनाव में चाहूंगा। कोई नहीं चाहेगा कि कोई आदमी तनाव लेके काम करे, लेकिन जी। मेरा कहना है गंभीरता पूर्वक इसको विचार करके और किसी के बहकावे में नहीं आके, आपको क्या मिलता है नहीं मिलता है, कौन क्या देता है क्या नहीं देता, उससे कौन देखने जा रहा है आप वोट किसको दे रहे हैं। जी 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 जो देता हो रख लो, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, हाँ, वो हाँ। गलत है सही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन विचार कर लो। मैं आपको अपील भी नहीं करा कि आप रख लो, जी मैं उस विषय में ही नहीं जाना चाहता। जी 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 लेकिन मेरा निवेदन है वोट जरूर दें। जी चलिए, यही आग्रह हम तो हर रोज कर रहे हैं। आज अनूप भाई ने भी यही बात कही कि हम लोगों को वोट जरूर देना चाहिए, और हमारा एक दिन की जो बादशाहत हमको मिलती है, अपनी उस बादशाहत का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए, यानी वोट देना चाहिए। चलते चलते एक खबर जो मैं पहले ध्यान में थी, मैं भूल गया, तो उस पर चर्चा, छोटी सी टिप्पणी आपकी लूँगा। पाकिस्तानी ब्रिटिश नागरिक सादिक खान ने कहा, मैं आज जो भी हूँ उसकी वजह भारत। लंदन के मेयर बोले, अमर अकबर एंथोनी फिल्म दोबारा बने, क्योंकि ब्रिटेन में इस वक्त ईसाई राजा, हिंदू पीएम और मुस्लिम मेयर का संगम। ये वही इंग्लैंड है जिसने 85% भूभाग पर कब्जा कर रखा था, राज किया। उस देश में अगर इस तरह का दृश्य बन सकता है, तो हमारे देश में भी इस तरह का दृश्य अगर बने और सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हुए देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत होकर के काम करें, तो कितना अच्छा दिखाई देगा।
देखिए बहुत अजीब बात है, आप बोलेंगे अनु भाई हर मामले में और क्रिटिसाइज कर। आपको क्या लगता है ये जो हिंदू प्रधानमंत्री सुनक वहाँ ऋषि सुनक बने हैं, जी ये कोई उनकी खुशी से बने? जी आपको मालूम होगा, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह आप जानते होंगे इस बात को, कि दो बार उनका विरोध केवल इसलिए किया गया, प्रधानमंत्री उनको नहीं बनने दिया, कि हिंदू हैं, भारतीय हैं, क्योंकि वो भारतीय हैं, जी भारतीय मूल के हैं। जी और जब उस वित्तीय झंझावत से, उस वित्तीय कठिनाइयों से ब्रिटेन बाहर नहीं आ पाया, तब इनको लाया गया, तब मजबूरी में इनको ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया जी, गया। और आज वो कहीं ना ठीक है, कहीं एक अलग मुद्दा हो गया। नहीं, एक वो बात। जी जी दूसरी बात, अभी मेरे एक मित्र मलेशिया गए थे तो वो बोले वहाँ बड़ी अनुशासन बहुत अच्छा है, अपने देश में वैसा नहीं है। कैसे? बोला वहाँ वो जैसे ही कोई फाटक वाटक नहीं था, खाली एक लाल बत्ती जली खंबे पर और सब लोग खड़े हो गए, कोई एक भी आदमी, वो जो जेब्रा क्रॉसिंग थी उससे 1 इंच भी कोई आगे नहीं बढ़ा, अपने आते साए से निकल जाते। मैं बोला कभी राउरकेला संबलपुर रोड में जाना, जी आप भी नहीं करोगे वैसा। क्यों? मैं बोला वहाँ हर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ ऐसा गैप है जिसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जी और एक एक खंभे में 3-3 कैमरे लगे हुए हैं। एक आपकी गाड़ी का नंबर देखता है, एक ड्राइवर को देखता है और एक पूरे गाड़ी को दिखाता है। और जैसे ही आप वायलेशन करते हो, 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर में चलाते हो गाड़ी, तुरंत चालान हो जाता है, तुरंत आपका चालान कटता है, ई चालान कटता है, गाड़ी के नंबर को ट्रेस करके गाड़ी जिसके नाम से रजिस्टर होती है उसके नाम पे मेल हो जाता है। जी आप घर पहुंचते हो तो आपको 7,000 का, 5,000 का, 15,000 का, कितना वायलेशन आपने किया जी। उतना बड़ा प्रेम पत्र आपको मिल जाता है। ये तो दबाव में कर रहे हैं ना। तो भाई बिनु होत न प्रीत, जी वो मलेशिया में ये काम 5 साल पहले से चालू हो गया, जी और अभी जब सब जगह हमारे यहाँ चालू हो जाएगा ना, रायपुर रोड में भी मैं सुना हूँ कहीं कहीं ये कैमरे लगने शुरू हो गए हैं, जब सब जगह है तो आप अनुशासित हो जाओ। हाँ आप ये जो स्थिति है, आपको देखिए, ये किसी के हाथ में नहीं, ईसाई राजा को वहाँ से हटाने की अभी तो कोई स्थिति दिखती नहीं है, परिस्थिति दिखती नहीं है। जी ब्रिटेन में ये पहला मेयर नहीं है जो मुस्लिम है। जी ब्रिटेन में मुस्लिमों की आबादी भी बहुत है, जी और अब जो स्थितियां बन रही हैं, अब कहीं ना कहीं पहली बार इस 2022-23 से ये स्थितियां बननी चालू हुई कि लोगों को मुस्लिम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुस्लिम नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं जा रहा, मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन जो परिस्थितियाँ मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि जिन देशों में, फ्रांस का स्थिति सामने आई, फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बना दिया, उसके कारण पूरी दुनिया में अगर परेशानी हो गई जी तो उसके बाद पहली बार ध्यान गया लोगों का कि इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। जी तो मेरा लेकिन इसी बीच में मैं याद आ रहा है मेरे को, कल मैं किसी चैनल पे देख रहा था या यूट्यूब पे कहीं था, सोशल मीडिया पे था, जिसमें राजस्थान की एक मुस्लिम प्रत्याशी, वो प्रत्याशा रखती थी प्रत्याशी बनने की, उनकी पार्टी ने उनको नहीं बनाया, तो वो कह रही थी कि मैं तो खुलेआम कह रही हूँ कि हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण और भगवान राम से जुड़े हुए, तो हम तो उन्हीं के खून हैं, हमको क्यों अलग किया जाता है। मैं तो खुलेआम कह रही हूँ कि हम लोग भी हिंदू थे। नहीं, तो ये बात तो गुलाम नबी आज़ाद नहीं बोला कि 600 वर्ष पूर्व हम सभी हिंदू थे। जी सवाल है उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है। जी कमलेश भैया कोई बात बोल रहे हैं जी, तो वो उनका अधिकार है, बोल सकते हैं। एक्सेप्टेंस कितनी है, कितने लोग आपको मानते हैं, कितने मुसलमानों ने इस बात को मानी जो गुलाम नबी आज़ाद। वातावरण बनाने की कोशिश है। प्रश्न इस बात का आरएसएस है के प्रमुख भी इस बात को कई बार कहते हैं, और कहने का तरीका इस तरह का रहता है कि गाली देने जैसा नहीं लगता, बड़े सौम्य शब्दों में, सभ्य शब्दों में वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग बिल्कुल हंटर लेके खड़े हो जाते हैं। इन बातों का प्रभाव इसलिए गौण हो जाता है कमलेश भैया, जी, ये किस माहौल में कब कही गई। अगर वो महिला भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहती हो, जी मैं नहीं जानता हूँ, अभी आपसे सुना मैंने, जी, पर अगर वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहती हो और तब ऐसा बोले तो उनके समाज में तुरंत ये मैसेज जाएगा कि भाजपा का टिकट चाहिए, इसलिए ऐसी बात कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने जिस समय ये बयान दिया कि 600 वर्ष पूर्व हमारे सभी के पूर्वज हिंदू थे, उसके तुरंत बाद कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकियाँ कुछ राजनीतिक पार्टियों से दिखने लगी, और बाद में उनको 2-3 ऐसी समितियों में लिया गया जी, जो कि सत्ताधीश पार्टी की के हाथ में थी वो समितियाँ। जी जी जी, तो इसके नफ़ा नुकसान देखते हुए लोगों में तुरंत ये मैसेज जाता है कि क्यों कहा गया। हाँ जी,
तो उसका फायदा ठीक नुकसान है, देख के ठीक है, आप ये बयान तो ऊपर वालों की बात है। अब और हम ये आदमी की जिस बात दिन कर रहे हैं। मौलाना बोलने लगेंगे, जिस दिन मदरसों में ये बात पढ़ाई जाने लगेगी कि हाँ हमारे पूर्वज राम थे, हमारे पूर्वज कृष्ण थे, उस दिन मैं आपकी बात मान लूंगा। हाँ ठीक है, माहौल धीरे धीरे बनता है, बिगड़ गई है बहुत दिन से। मुगलों ने तो बिगाड़ा ही था, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने खूब नहीं, बिगाड़ा, इसका दो दो चीज होता है राजनीति ने भैया। खूब बिगाड़ा इसको। एक इसको ठीक माहौल करने में धीरे टाइम तो धीरे लगेगा बनता है, जी। और एक जितनी तेजी से क्रिया होती है उसकी डबल तेजी से प्रतिक्रिया भी होती है, दोनों काम होता है। जी जी, प्रश्न प्रतिक्रिया हो ये रही है वही कि तो जी। अगर ये फेवरेबल माहौल आपके लगातार भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आती है जी तो ये फेवरेबल जाएगा, क्रिया होती रहेगी। और कहीं धोखे से धोखा हो गया तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक होने वाली है। हाँ, वो तो खैर कुल मिला के ये है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, मान लो मोदी जी नहीं होते, दूसरा होगा, तो भी संविधान के बाहर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन थोड़ा सा असर तो पड़ता है उसका। भैया आएगा तो जी मोदी। जी। हाँ नहीं, एक बात की बात कह रहा हूँ भाई दबे। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं कि जो देश का संविधान है वो संविधान की रक्षा हो, ये तो सभी चाहते हैं। संविधान के दायरे में सब बंधे होते हैं, कुछ चीज़ें उससे लगट करके की जाती हैं। मोदी जी ने कभी सांप्रदायिकता की बात अपने मुंह से नहीं कही है, बाकी लोग कह देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कही, क्योंकि उनका एक सांप्रदायिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। चलिए, कुल मिला के चलते चलते फिर वही जो हम लोग आग्रह आपसे कर रहे थे कि चुनाव के दिन बिल्कुल एक दिन पहले जो आपका दैनंदिन कार्य हो उसको पूरा कर लें, कहीं जाना आना तो हो आए वहाँ, और उस दिन वोट डालने ज़रूर जाएं, और बहुत तनाव न लिया जाए बल्कि आनंद लिया जाए। ये जो कहा जाता है कि लोकतंत्र का महोत्सव है, तो महोत्सव शब्द ही उससे उत्सव जुड़ा हुआ है, महाउत्सव। तो इस महाउत्सव का आनंद लें, तनाव में जिसको रहना है उसको रहने दें, हमारा आप तनाव में न रहें, आनंद लें, बस यही आपसे आग्रह। चलिए, हेडलाइंस को यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और अनूप भाई आपने समय निकाला दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।